जिसमें हमने ये पढ़ लिया था कि जो हीमाटोमा है वो कैसे बनता है। यहाँ तक हमने जो है वो इसकी जो रिपेयर थी वो पढ़ ली थी, और हीमाटोमा बनने की मैंने आपको रीज़न बताई थी। हीमाटोमा बनने की रीज़न ये थी कि जो ब्लड वेसल ब्रेक होती हैं, जहाँ पर फ्रैक्चर होता है और उस जगह पर ब्लड वेसल्स ब्रेक होती हैं, उस जगह पर जो है वो एक ब्लड क्लॉट बन जाता है जिसको हीमाटोमा कहा जाता है। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद उस जगह उस हीमाटोमा को रिप्लेस कर दिया जाता है। मैंने आपको कल कुछ फैक्टर्स बताए थे, और वो फैक्टर्स कौन से थे, उनमें वो था फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर था, जिसमें हमने कहा था कि जो ब्रोकन वेसल्स होती हैं उनको रिपेयर किया जाता है। फिर मैंने कहा था कि उस एरिया में जो बोन के ब्रोकन पार्ट्स होंगे, उन ब्रोकन पार्ट्स को डिसॉल्व करने के लिए वहाँ कुछ मजीद सेल्स आएंगे, जिनको हम क्या नाम देते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है, उनको हम नाम दिया करते हैं ऑस्टियोक्लेस्ट। ये बात हुई थी कल, ठीक है। उसके बाद अब हमने बात ये करनी थी कि हीमाटोमा के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, जो बोन हील होती जाती है, बोन जुड़ती जाती है। हीमाटोमा के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो आज हमने हीमाटोमा के बाद जो भी प्रोसेस है उसको पढ़ना है। फिलहाल जो है वो हम हीमाटोमा जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो आप लोगों ने अपने जहन में रखना है वो था फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, जो यहाँ पर आके सबसे पहले जो है वो जो ब्रोकन वेसल्स होती हैं उनको ब्रेक करता है, और उसके अलावा ब्रोकन टिश्यू को इसने जो है वो हील करना होता है। इसके साथ साथ हमने कहा था कि इस जगह पर आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं, और इन ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है कि ब्रोकन पार्ट्स को डिसॉल्व करके फिर अब क्या आना शुरू होंगे। अब आइए सेकंड स्टेप के ऊपर, जहां पर बनना है सॉफ्ट कैलस। देखिए आप लोगों की बुक में जो दूसरा स्टेप है ना, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन है। सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में क्या होता है, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन में ये होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो अब इस जगह पर अंदर की तरफ आते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि बोन के वो सेल जो इमेच्योर होते हैं उनको आप कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, आई एम सॉरी, OSTEO, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये सेल्स एंटर होते हैं कहाँ पर, बोन के ब्रोकन पार्ट के एरिया में एंटर होते हैं। और यहाँ पर अब क्या प्रोसेस शुरू हो जाता है, सॉफ्ट कैलस की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मतलब स्पॉन्जी एरिया जो होता है, ये देखिए स्पॉन्जी एरिया, यहाँ पर स्पॉन्जी एरिया भी रिपेयर होना शुरू होता है, और उसके बाद फिर उसके फॉर्मेशन जो है वो हार्ड कैलस की फॉर्मेशन भी यहाँ पर शुरू होनी है। इसको अगर हम जरा जो है वो देखते हैं बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, ये देखिए कैलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट सॉफ्ट कैलस, ये देखिए सॉफ्ट कैलस बिगिन टू फॉर्म इन 3 to 4 वीक, तकरीबन 1 महीने के या 1 महीने से कुछ पहले जो है 3 से 4 हफ्ते में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हीमाटोमा एंड क्लियर द डेब्रिस। अभी भी डेब्रिस जो बिखरा हुआ हिस्सा है वो अभी भी जो है वो हो रहा है, क्लियर किया जा रहा है। फिब्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट माइग्रेट, अब यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट दोबारा से माइग्रेट करेंगे। तो देखिए ये हीमाटोमा की फॉर्मेशन उसने यहाँ पर बताई है, और जो ब्लड क्लॉट है वो बन गया किधर, फ्रैक्चर साइड पर, जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वहाँ ब्लड क्लॉट बन गया। और बोन सेल डिप्राइव ऑफ फूड बिगिन टू डाई, जो बोन सेल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। हीमाटोमा में ऑस्टियोक्लास्ट भी आकर बोन सेल्स को डिसॉल्व करते हैं, और बोन सेल्स खुद भी डाई होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपने देख लिया कि अब यहाँ पर जो है वो एंटर ऑस्टियोब्लास्ट, और यहाँ पर आकर रिपेयर शुरू हो जाएगी। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट अगले स्टेप पर, यही ऑस्टियोब्लास्ट किसमें चेंज हो रहे हैं बेटा, अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगले स्टेप पर यही ऑस्टियोब्लास्ट किसमें चेंज होंगे, यही ऑस्टियोब्लास्ट चेंज होना शुरू हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट में। आपको पता है कि जब भी बोन सेल मेच्योर होता है तो वो हार्ड सेल की सिचुएशन इख्तियार कर लेता है। तो अब देखिए ये जो स्टेप है सॉफ्ट कैलस वाला, ये है सेकंड स्टेप, ठीक है। और ये जो स्टेप है जिसमें ऑस्टियोसाइट बन रहे हैं, ये थर्ड स्टेप है। ये तकरीबन 1.5 महीना लेता है। यंग पर्सन में ये प्रोसेस तकरीबन 1.5 महीना लेता है। कौन सा वाला, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटाऊं तो ये वाला स्टेप जो है दिस वन, ये स्टेप जो है ये तकरीबन 1.5 महीना लेता है, जिसमें बोनी कैलस बनना शुरू होता है। मतलब पूरी बोन में बोनी कैलस नहीं बनता, थोड़े से हिस्से में भी बन जाए
तब भी क्या है, वो ऑस्टियोसाइट बन गए। और जब ऑस्टियोसाइट बन गए इसका मतलब है बोन अपनी असल फॉर्म में आ रही है, बोन आहिस्ता आहिस्ता दोनों पार्ट्स को जोड़ रही है। ये देखें दोनों पार्ट्स ब्रेक हुए थे, मैंने आपको बताया था डिफरेंट किस्म के फ्रैक्चर्स होते हैं। कल के बिना वॉइस वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं मैंने आपको जो है वो फ्रैक्चर के डिजाइन बताए थे कुछ ना, कि फ्रैक्चर के डिजाइन कैसे कैसे होते हैं। तो ये जो फ्रैक्चर का डिजाइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें इस तरह से रिपेयर स्टार्ट होगी, सॉफ्ट कैलस बनेगा और उसके बाद ये सॉफ्ट कैलस जो है हार्ड कैलस में चेंज होगा, ऑस्टियोसाइट बनाएगा। और ये ऑस्टियोसाइट फिर आखिरी प्रोसेस होता है जिसको आपकी बुक में इन्होंने क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया जाता है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का प्रोसेस जो है इसमें लग जाता है टाइम, रिमॉडलिंग के प्रोसेस में टाइम लग जाता है। उसकी वजह क्या है कि 1.5 माह के अंदर हार्ड कैलस बन तो जाता है, लेकिन रीमॉडलिंग में देर लगती है, बोन को अपनी असल फॉर्म में आने में बहुत देर लगती है। अगर यंग एज में बोन ब्रेक हुई है तो वो अपनी असल ताकत पकड़ सकती है अगर यंग एज में हुआ। लेकिन अगर ये देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सेवरल मंथ बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ बोन। मतलब ये कि ये कई महीने बाद जाके प्रोसेस पूरा होता है रीमॉडलिंग का। ये जो बोनी कैलस है ना, जब प्लास्टर उतारा जाता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्लास्टर लगाया जाता है जब बोन सवियर ब्रेक हो, तो उस जगह को मूव ना करवाने के लिए, हीलिंग करवाने के लिए उस जगह प्लास्टर लगाया जाता है। ये जो 3 स्टेप्स है ना, इनमें प्लास्टर होता है और बोन पे डिपेंड करता है, लेकिन तकरीबन यंग एज में 1.5 माह तक प्लास्टर लगा रहता है, 1.5 माह तक प्लास्टर लगा रहता है और उसके बाद फिर जो है वो प्लास्टर उतारा जाता है। बट जो बोनी कैलस फॉर्मेशन तक है ये 1.5 माह की बात है। मतलब इसमें बोनी कैलस यानी हार्ड कैलस बन जाएगा 1.5 माह के अंदर, इसमें आप चल फिर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप चल फिर सकते हैं। जब एक दफा हार्ड कैलस बन जाता है और आपकी बोन का थोड़ा सा हिस्सा भी रिपेयर होना शुरू हो जाता है, जैसे ये है, ये वाला थोड़ा सा हिस्सा भी रिपेयर होना शुरू हो जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं कि फर्ज किया आप जो है वो इसको यहाँ से मिटाते हैं सारे, ये देखिए ये इतना हिस्सा फर्ज किया कि रिपेयर हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने ब्लैक में करना था, वाइट में हो गया, इसको ब्लैक कर लेते। ये इतना हिस्सा फर्ज किया रिपेयर हो गया है, हार्ड कैलस बन गया है इतने हिस्से का, तो ठीक है, इनफ है। 1.5 मंथ के बाद ये बन जाता है और उसके बाद आपको चलने फिरने की इजाज़त होती है, इसकी थेरेपी की इजाज़त होती है, ठीक है। उसके बाद फिर तकरीबन कई महीने बाद जाकर आपको आपकी बोन जो है वो रीमॉडल होती है और फिर आप इसका 100% यूज कर सकते हैं। मतलब बोन का फौरन 100% यूज नहीं किया जा सकता, रीमॉडलिंग जो है उसमें टाइम लगता है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट द रिपेयर ऑफ अ ब्रोकन बोन। तो अगर तो यंग एज है बच्चे तो फिर तो ये बोन जो है ये तकरीबन रिपेयर हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको बताया 1 से 1.5 महीने के अंदर, ठीक है। डिपेंड करता है बोन कौन सी है, सम बोन रिक्वायर टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपकी आर्म की ये हार्ड वाली बोन है या आपकी लेग की बोन है, दोनों बोन, तीनों बोन्स जो होती हैं, रान की और लोअर लेग की, बिलो द नी जो लेग होती है, उसमें तकरीबन आपको जो है वो 1.5 मंथ अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर कोई और बोन है जो ज़्यादा मूव भी नहीं करती और बहुत हार्ड भी नहीं है, तो उसमें जल्दी हो जाती है रिपेयरिंग। बट शर्त ये होती है कि उसको दोबारा कोई डैमेज ना हो, तो उसमें ईजी हो जाती है रिपेयरिंग। 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो अगर उस जगह कोई प्लास्टर लगा हुआ है या कोई जो है वो उन्होंने प्लेट वगैरह डाली हुई है तो वो उसके बाद रिमूव की जा सकती है। अब तो ऐसे आ गई हैं, ऐसे मटेरियल की प्लेट्स आ गई हैं कि वो सारी ज़िंदगी भी आपकी बॉडी के अंदर रह सकती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। जैसे मैं मेरे जो है वो जो फेब्यूला है, लेफ्ट लेग की फेब्यूला, मतलब फ्रंट जो बोन होती है वो टीबिया होती है, और जो बैक लेफ्ट जो लेग की नी से नीचे जो फ्रंट बोन है वो टीबिया है और बैक बोन जो है वो फेब्यूला है। तो फेब्यूला फ्रैक्चर हुई थी तो उसमें प्लेट है, अभी तक है। मतलब उसमें जो है वो ऐसा नहीं है कि वो निकाली गई है, उसके लिए एक अलग से ऑपरेशन होता है बड़ा सारा, वो एक बड़ा मरहला है निकलवाना भी। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये है कि वो तकरीबन कुछ अरसे बाद ठीक हो जाती है, लेकिन इस अरसे में आपको खासे सब्र से काम लेना पड़ता है। ये जो अरसा लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये एक जो है वो सब्र का अरसा है, आपको खासा सब्र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। छोड़ें इस बात को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो अब देखिए हमारा अब हम एनिमल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बात जो समझने वाली है वो ज़रा इसको क्लियर कर लेते हैं, और वो कौन सी है कि बेटा जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है,
ठीक है, उसमें हमने अभी तक कौन सा पोर्शन पढ़ लिया? सपोर्ट वाला। जो ह्यूमन है, ह्यूमन के बारे में या एनिमल्स के बारे में हमने सपोर्ट वाला पोर्शन पढ़ लिया। अब याद रखिए, सपोर्ट अगरचे यहाँ खत्म हो गई है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ स्केलेटन। अच्छा, इसके बाद आ जाती है मूवमेंट, इसके बाद आगे स्टार्ट हो रही है मूवमेंट। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि मूवमेंट को समझने के लिए आपको मसल्स समझने पड़ते हैं। यहां से आगे इस चैप्टर में जो है वो मूवमेंट, आपको जो है वो एनिमल्स की मूवमेंट, कैसे कैसे एनिमल्स मूव करते हैं, और दूसरा वर्ड क्या होता है मूवमेंट के साथ साथ, जो दूसरा वर्ड था हमने पढ़ा था लोकोमोशन, वो लोकोमोट कैसे करते हैं, क्या हो गया, लोकोमोट कैसे करते हैं, वो अब आप इस पोर्शन में पढ़ने लगे हैं। लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि लोकोमोशन या मूवमेंट कोई भी हो, उसके लिए किसी न किसी अंदाज में किसी सपोर्टिंग सेल की ज़रूरत होती है। तो हम जो है वो अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज करते हैं 9th क्लास का, तो हमने जो है वो पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। उन टिश्यूज़ में जो है वो एक टिश्यू होते हैं जिनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू जो है इनकी आगे सेवरल टाइप्स होती हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि बाकी 3 टिश्यूज़ कौन से हैं। बाकी 3 टिश्यूज़ मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको गिनवा देता हूँ। एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके अलावा जो है वो टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, ठीक है, फिर उसके अलावा जो है वो मसल टिश्यू होता है, और उसके अलावा जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये 4 तरह के टिश्यूज़ एनिमल किंगडम में हमें मिलते हैं। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी एक एग्जाम्पल कौन सी है? उसकी एक एग्जाम्पल जो है वो आपने पीछे पढ़ी है, बोन। और दूसरी एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू की आपने कौन सी पढ़ी है? कार्टिलेज। ठीक है, ये वो हैं अपना वो वाले टिश्यूज़ हैं जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं। और याद रखिएगा कि जो ये जो होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू, इनका ज़्यादातर काम सपोर्ट है, ज़्यादातर काम इनका सपोर्ट होता है। जैसे आप देख लीजिए, एक और टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कोलेजन। ये हमारी पूरी बॉडी में होता है, ये कोलेजन टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में होता है। इवन जस्ट बिलो द स्किन, हमारे ऑर्गन को स्किन से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है वो कोलेजन होता है, बिलो द स्किन। ठीक है, तो ये जो है वो खासा इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में से बहुत से ऐसे हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे सपोर्ट में काम आते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो सपोर्ट के अलावा भी बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। जी, और कौन सा टिश्यू है जो सपोर्ट तो नहीं करता लेकिन उसके बगैर चारा कोई नहीं? चारा तो खैर किसी के बगैर भी कोई नहीं। जी, कौन सा टिश्यू है? पूरी बॉडी में मौजूद है। तो ये बोन और कार्टिलेज जो स्पेसिफिक पार्ट्स में है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी में मौजूद है। फाइब्रिस, ब्लड जो है ये वो कनेक्टिव टिश्यू है, और आप लोगों को पता है कि ब्लड जो है वो टिश्यू है। ठीक है, सो मैं ओवरऑल बात क्या करना चाह रहा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उनमें से एक है बोन, दूसरा है कार्टिलेज। लेकिन उसके साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू को, खास तौर पे इन दोनों कनेक्टिव टिश्यूज को, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं, इन दोनों कनेक्टिव टिश्यू को दूसरे टिश्यूज की जरूरत पेश आती है। और वो टिश्यूज कौन से हैं? दोज टिश्यूज आर नोन एज मसल। ये टिश्यूज जो हैं ये मसल्स होते हैं। अच्छा, अब बोन और कार्टिलेज से अटैच मसल्स कौन से? बेटा आप जरा गौर से अगली बात सुनिएगा। इस चीज को ना जरा गौर से आपने सुनना है। मसल भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल। वैसे आप लोगों ने मसल्स की टाइप्स पढ़ी हुई हैं, ज्यादा जो है वो मुझे वो इतना डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। एक टाइप के मसल होते हैं कार्डियक। कार्डियक जो हैं वो कार्टिलेज और बोन को सपोर्ट नहीं करते, यानी बोन और कार्टिलेज को कार्डियक मसल की सपोर्ट नहीं चाहिए होती। दूसरी टाइप के मसल्स आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। ये इनको ये भी सपोर्ट नहीं करते, मतलब बोन और कार्टिलेज को इसकी भी सपोर्ट नहीं चाहिए। सो तीसरी टाइप का कौन सा मसल हुआ जिसको जो सपोर्ट करता है कार्टिलेज और बोन को? आप अच्छे तरीके से समझदार हैं। तीसरी टाइप का जो टिश्यू है वो है, जी बेटा कोई मेरे लिखने से पहले बता दे, वैसे तो लिखने में भी देर लग रही है मुझे। स्केलेटल मसल।
ये स्केलेटल मसल्स वो हैं जो असल में सपोर्ट किसके लिए हैं, बोन और कार्टिलेज के लिए असल में स्केलेटल मसल सपोर्ट है। बोन और कार्टिलेज अगर ये दोनों हमें जो है वो सपोर्ट देते हैं, बोन और कार्टिलेज अगर हमें सपोर्ट देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, अगर ये दोनों टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हमें सपोर्ट देते हैं तो जो स्केलेटल मसल है, इधर देखिए ऐसे बना रहा हूं इसको जी, तो जो मसल है वो इनके साथ अटैच होकर हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो इनके साथ अटैच होकर हमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो पूरे चैप्टर का नाम बन गया सपोर्ट एंड मूवमेंट, बोन और कार्टिलेज सपोर्ट और स्केलेटल मसल मूवमेंट, ये जो है वो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मसल्स पढ़ना नागुज़ीर है, मसल्स पढ़ना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। व्हाई? जस्ट बिकॉज हमें अपनी बॉडी में मूवमेंट के लिए मसल्स चाहिए होते हैं, खासतौर पर ह्यूमन को, खासतौर पर मैमल्स को, ठीक है। बाकी जहां तक बात है दूसरे एनिमल्स की, तो उनको बहुत से ऐसे जिनको स्केलेटन ही नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म है, उसको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन चाहिए, उसको बोन और कार्टिलेज नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो होते हैं इकाइनोडर्म्स होते हैं, इनको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, एक्सोस्केलेटन चाहिए इनको आर्थ्रोपोड्स को, ठीक है। तो मसल तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए। स्केलेटन चाहिए या नहीं चाहिए? जो बोनी स्केलेटन है, जो हार्ड स्केलेटन है, देखें आप देखते हैं इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखते हैं तो हार्ड स्केलेटन सब में मौजूद नहीं है। हार्ड स्केलेटन मौजूद है एक्सोस्केलेटन वालों में और एंडोस्केलेटन वालों में। ये आप जो है वो बात जरा रिवाइंड करें अपने माइंड में। एक्सोस्केलेटन जो है वो किन में था? मसल्स में, जो मसल्स कह रहा हूँ, मुलस्क के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, जो मुलस्कन्स हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें एक्सोस्केलेटन था। और एंडोस्केलेटन किन में है? आगे वर्टिब्रेट्स में। तो उसके अलावा बाकी किस स्केलेटन से गुजारा कर रहे हैं जी बेटा? बाकी अगर मूव कर रहे हैं तो वो किस स्केलेटन से गुजारा करते हैं फिर? एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड और मोलस्क में है, एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स में है। तो जो बाकी हैं वो किस स्केलेटन से गुजारा कर रहे हैं अगर वो मूव करते हैं तो? क्योंकि मूव करने के लिए स्केलेटन चाहिए, अंडरस्टूड बात है। अर्थवॉर्म का स्केलेटन कौन सा? जी, हाइड्रोस्टैटिक। बाकी जितने एनिमल्स हैं अगर वो मूव कर रहे हैं, अगर उन्होंने शेप बरकरार रखी हुई है, तो उन सब का स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि किसी ऐसे एनिमल पे अगर आप कोई नमक या कोई और चीज ऐसी जो है वो छिड़क देते हैं जो उनकी बॉडी के वाटर को बाहर ले आए, तो वो ऑर्गेनिज्म फौरन मर जाता है। क्यों? उसका जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो वाटर की वजह से मेंटेन था। आपने बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक किया, जैसे ही नमक डाल के, तो उसका सारा वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो जिनमें हार्ड स्केलेटन, एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन नहीं है, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से गुजारा करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है वो और अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि अगर ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो उसको क्या चाहिए? ये एक और बात का आंसर करें फिर आगे चलते हैं जी। अगर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो मसल्स। जी, बगैर मसल के मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। सपोर्ट है, ऑर्गेनिज्म ऐसा खड़ा रहेगा। ऑर्गेनिज्म खड़ा है जी, अच्छा ठीक है, अब वो खड़ा है, अच्छा क्या करे? मूव कर नहीं सकता। स्केलेटन सिर्फ सपोर्ट दे रहा है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मूव करता है उसको किसी न किसी अंदाज से स्केलेटन चाहिए, मसल्स चाहिए, चाहे वो उन मसल्स को वाटर की हेल्प से यूज करता है, ये भी आप देखेंगे आगे एग्जांपल आएगी, चाहे वो उन मसल्स को वाटर की हेल्प से यूज करे, चाहे वो उन मसल्स को कार्टिलेज की हेल्प से यूज करे, चाहे वो उन मसल्स को बोन की हेल्प से यूज करे। मूवमेंट करनी है, लोकोमोशन करनी है एनिमल ने, तो मसल्स चाहिए, ठीक है। तो ये वजह है कि अब हम जो है वो मसल्स देखेंगे। लेकिन हम कौन से मसल्स देखने लगे हैं जनाब? हम वो मसल्स देखने लगे हैं जो वर्टिब्रेट्स में मौजूद हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, ये देखिएगा। दिस होल टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये पूरा टेबल। इस टेबल में आप लोगों को टाइप्स ऑफ मसल्स मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझिए
लीजिए, बहुत वाज़ेह तौर पर आपको तीनों टाइप के मसल्स में फ़र्क करना आना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है बच्चे, बहुत ही ज़रूरी है। सो देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। अल्लाह के बंदे, क्या हो गया? माशाल्लाह, लाइन भी ऐसी कर रही है ना, खूबसूरत किस्म की। जी, सबसे पहले जो हमारे पास मसल आ जाते हैं, दोज मसल्स आर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मूथ की। मैंने आप लोगों को पढ़ाना टेबल ही है, लेकिन कुछ बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगी, जो आप लोगों को फ़र्क करने में सबसे आसानी पैदा करेंगी, हम वो पढ़ेंगे। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, और तीसरे हैं स्केलेटल मसल। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बेटा शेप डिस्कस करने की। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी डिस्कस करने की। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने फर्क करनी है, जो आप लोगों को आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्मूथ कर देगी, वो कौन सी है? गौर से सुनिएगा। वो है इन तमाम टाइप्स के मसल्स की लोकेशन। ये मसल्स कहां कहां मौजूद होते हैं डिफरेंट किस्म के। सो देख लीजिए, इसकी लोकेशन जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे। लोकेशन के एतबार से, अब ये जो रो है इसको हम लोकेशन के लिए कह देते हैं कि ये हमने लोकेशन डिस्कस करनी है इसमें। जी ये देखिएगा, लोकेशन के एतबार से जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देख लेते हैं ये ब्लैडर, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर में मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक जगह के अलावा तमाम जगहों पर स्मूथ मसल्स हैं, दो जगहों के अलावा। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेप्शन कौन सी है? चले मैं आप लोगों को यहां पर एक्सेप्शन लिख देता हूं। जी एक मिनट रुकिएगा जी। एक्सेप्शन इसमें हम यहां पर जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल कहां कहां नहीं होते, देखिएगा। ये एक तो नहीं होता हमारे माउथ में, हमारे जो एसोफेगस है वहां तक हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं। नंबर 2, एनस, जो आउटर पार्ट है, जो जहां से जो है वो डेफिकेशन का प्रोसेस है, वहां पर और माउथ में स्मूथ मसल नहीं होते। बाकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल्स हैं। तो सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है, कुछ ना याद रखिए, तमाम फर्क आपको भूल जाएं, तमाम चीजें आपको भूल जाएं, आपने लोकेशन याद रखनी है। अगर आपको लोकेशन याद है तो आपको बाकी फर्क भी नहीं भूलेंगे, याद रखिए। बहुत इजी तरीका है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, लोकेशन याद रखिए। तो अब बाकियों की लोकेशन लिख लेते हैं। बाकियों की कौन सी लोकेशन है जी? कार्डियक मसल, ऑब्वियसली कोई जो है वो बॉडी के किसी हिस्से में कार्डियक मसल नहीं है सिवाय हार्ट के, खत्म बात। इसके अलावा और कोई बात आपको करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए, स्केलेटल, ऑल मसल्स अटैच विद, जी बेटा, ऑल मसल्स अटैच विद बोन्स, बोन्स, कार्टिलेज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टोटल लोकेशन। आप ये लोकेशंस याद कर लें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। अच्छा, इसके बाद आ जाइए कि दूसरा जो बहुत बड़ा फर्क है जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा, कि स्मूथ मसल वो होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपका जो इनवॉलेंट्री मसल है उसमें ब्लड वेसल्स, बीवीएस, इसको बीवीज ना पढ़िएगा, ये बीवीएस हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए,
आपकी एसोफेगस से पहले पहले आपका फूड आपके कंट्रोल में है, जस्ट एसोफेगस से पहले पहले। एसोफेगस में जैसे ही एंटर हो गया, अब वो फूड आपके कंट्रोल में नहीं है, अब वो फूड नीचे ही जाएगा। सो ये इनवॉलंटरी होते हैं। जस्ट लाइक दिस, कार्डियक मसल भी क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। और ये क्या होते हैं? ये तकरीबन तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट वॉलंटरी हैं। ये भी इनवॉलंटरी हो जाते हैं। किसमें कोई बताएगा स्केलेटल मसल जो है वो इनवॉलंटरी कब हो सकते हैं? बेटा वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का? जी जो हमारे कंट्रोल में हो वो नहीं। जी, जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलंटरी हैं, जिनको हम बकायदा डिसीजन से कंट्रोल करते हैं, बकायदा डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना। फॉर एग्जांपल हम जस्ट लिख रहे हैं, अगर हम जो है वो किसी जगह पर लिख रहे हैं तो मेरे ये जो मसल्स हैं, ये हैंड के मसल्स, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं बकायदा शऊर से लिख रहा हूँ। दीज वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, हमारा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, फोर ब्रेन। वहां से अब मैं अगर लिख रहा हूं तो वो जो है वो वॉलंटरी है, ठीक है, मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर यही हाथ मैं किसी गर्म सरफेस पे रख के वापस हटाता हूं, दिस इज इनवॉलंटरी मूवमेंट, ये मैंने अपने इख्तियार से नहीं की। तो इसीलिए हमने स्केलेटल मसल में क्या लिखा है? दीज आर ऑलमोस्ट वॉलंटरी, मतलब हमेशा ये भी वॉलंटरी नहीं होते। लेकिन अब देखिए, ये दो चीजें हैं, ये वो दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक लोकेशन और दूसरा एक्शन। अगर जो है वो ये दोनों चीजें आपके ज़हनों में हैं, आपको ये कभी नहीं भूलते, ये मसल्स कभी नहीं भूलेंगे। ये दोनों चीजें अपने ज़हनों में रखना, बहुत ईजी हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेसल्स, ब्लैडर, बॉडी के वो पार्ट्स जिनमें कार्डियक नहीं है, स्केलेटल नहीं है, वहां पर जो है वो स्मूथ मसल्स होंगे, ये आप जहन में रखिएगा। और उसके बाद फिर एक्शन देख लीजिए, जो ऑलमोस्ट वॉलंटरी होंगे वो स्केलेटल होंगे, यानी कि जो आप कंट्रोल कर सकते होंगे। जितने मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं जी, मेरे अगर वो मसल्स जो वोकल मसल्स है जिनके जरिए बोल रहा हूं, वो अगर मेरे कंट्रोल में है तो वो ऑब्वियसली उनका डिजाइन स्केलेटल है। मेरे चीक बोन्स है, इसी तरीके से ये मेरे नेक बोन, चीक बोन के मसल्स हैं, नेक के इधर इधर के मसल है, ये वोकल मसल्स होते हैं, ठीक है। जबान है, बहरहाल ये भी कभी कभी इनवॉलंटरी हो जाती है, लेकिन वो इनवॉलंटरी कहलाता नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अब इसी तरीके से आइज, आइज के मसल्स वॉलंटरी होंगे, इनवॉलंटरी होंगे? इनवॉलंटरी। आइज को जब आप झपक रहे हैं, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर एक खास हद तक तो आप इनको कहते हैं कि ये वॉलंटरी हो सकते हैं। जैसे आप किसी के साथ मुकाबला लगा के जनाब ऐसे देखते रहे, हाँ जी अब तुमने आंख नहीं झपकनी, ठीक है, अच्छा कर लिया। फिर क्या होता है कि एक टाइम पे आके आपको आंखें झपकनी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो एक और बात सुनिए, क्या आपको लगता है कि कोई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है और आपने एकदम देखा है तो आपकी आंखें बंद क्यों हुई हैं? आपने अपने इख्तियार से बंद नहीं की थी आंखें, बल्कि आपने, आपके ब्रेन ने, आपके जो यहां पर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, उन्होंने फौरन आपकी आईज को ऐसे क्लोज किया है, वो इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सांस रोकना, डायाफ्राम, डायाफ्राम सेमी इनवॉलंटरी कहलाता है कि आप एक हद तक सांस रोक लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको अल्टीमेटली सांस लेना पड़ता है, तो वो इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंट सेमी इनवॉलंटरी होता है, कंट्रोल भी बहुत बहुत देर तक भी लोग कंट्रोल कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया। तो ये दो जो है ना, ये दो जो इनके डिफरेंसेस हैं, लोकेशन और एक्शन वाले, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलते। इसके बाद जो है वो एक और बहुत जबरदस्त डिफरेंस है इनमें, जो आप लोगों को फिर मजीद जो है वो इसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल क्या है ये देखिएगा, इसमें जो है वो दोबारा से इसको देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, शुएब नहीं आया आज, हमेशा शुएब का नाम लगा देता हूँ, आज शुएब नहीं आया। जी बेटे। नहीं, आपने कहा है कि जो इसोफेगस तक मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, लेकिन जब इंटेस्टाइन में फूड जाती है तो वो एंटी पेरिस्टालसिस की मूवमेंट से वापस भी तो आ जाती है, वॉमिटिंग की। इंटेस्टाइन का फूड कभी वापस नहीं आ सकता, चाहे आप उल्टा लटक जाएं। स्टमक की हद तक फूड वापस आ सकता है जब आप अपने एसोफेगस को इरिटेट करते हैं। कुछ लोग जानबूझ के वॉमिट करते हैं ना, वो क्या है
वो आपने अपने एसोफेजियल मसल्स को इरिटेट किया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ी कोशिश के बावजूद, मतलब मैं ये एक बड़ी ऑकवर्ड सी बात करने लगा हूं, इसको जो है वो माफ कीजिएगा, लेकिन आपके सवाल के जवाब में जरूरी है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंक्लूडिंग मी, जो किसी सूरत नहीं चाहते कि यार वॉमिट, अगर पेट में दर्द है या कोई ऐसी जो है वो चीज खा ली है तो वॉमिट आए, शदीद नफरत, शदीद। लेकिन अगर आपके मसल इरिटेट हुए हैं तो आप किसी सूरत वॉमिट नहीं रोक सकते, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। अगर आप लोग जो है वो अपनी फिंगर्स के जरिए अपनी एसोफेगस को इरिटेट करके वॉमिट करते हैं, समटाइम ऐसे होता है कि किसी बच्चे को, किसी लड़के को, किसी लड़की को कोई शय खा लेने पर वॉमिट करवाई जाती है। अब वो या तो आप उसको कोई इरिटेंट दें, इरिटेंट वो जो आपके स्टमक और एसोफेगस के मसल्स को इरिटेट करे और वो सब कुछ बाहर आ जाए, या फिर आप उसको जो है वो फिंगर्स के जरिए जो है वो वॉमिट करवाएं। वो एक्शन जब एक दफा स्टार्ट हो जाता है तो वो दरमियान में नहीं रुकता, वो कंप्लीट होता है। अच्छा, वॉमिट कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वॉमिट कंप्लीट होना जरूरी है, मैं ये कह रहा हूं मसल की कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। वॉमिट को का इनवॉलंटरी वॉलंटरी से ताल्लुक नहीं है, इस बात को समझिए। इनवॉलंटरी किस लिहाज से है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से। जैसे एक दफा कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी तो दरमियान में आप उसको नहीं रोक सकते। अब चाहे, अब देखें आपका जो है वो पेट खाली है, ठीक है, एक वॉमिट एक्शन हुआ है आपका, लेकिन वॉमिट हुई नहीं है। क्यों वॉमिट एक्शन क्यों हुआ है? अब आपको समझ जाना चाहिए। वॉमिट एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि वो मसल की मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, वो जब स्टार्ट हो गई है तो वो एंड जरूर होनी है। मैंने इसलिए कहा कि बाद में ऑकवर्ड सी कर रहा हूं। एक दफा जब वॉमिट एक्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। और इनवॉलंटरी का मतलब ही ये है कि स्टार्ट भी अपनी मर्जी से होगी, लेकिन खत्म भी फिर आपकी मर्जी से नहीं होगी, वो खत्म भी अपनी मर्जी से होगी। कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी कब कहलाती है? जब वो स्टार्ट होकर खत्म हो और आप बीच में उसको ना रोक सके, वो इनवॉलंटरी है। अब ये है, मेरे पास बॉल है, मैं फेंकता हूं ऐसे करके, ठीक है। अब ये मेरा मेरा मसला है कि मेरे हाथ में अगर ऐसे बॉल है तो मैं किसी को आवाज देता हूं, ओए बात सुनो, और ऐसे करके बॉल फेंकने का इशारा करता हूं, लेकिन मैं अपने मसल्स को छोड़ता नहीं हूं, बॉल नहीं फेंकता। लेकिन दूसरी तरफ मेरे इख्तियार क्या है कि मैं अपने दोनों मसल्स को ऐसे कर लूं और बॉल मेरे हाथ से उड़ती हुई उसकी तरफ जाए। ये मेरा इख्तियार है कि मैं कॉन्ट्रैक्शन करूं या ना करूं। इनवॉलंटरी में क्या है? इधर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो वो इधर तक आएगी, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। इसको आपका नर्वस सिस्टम या वो एरिया खुद कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कोई बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसको ब्रेन कोई नहीं कंट्रोल कर रहा होता, डाइजेस्टिव सिस्टम खुद कंट्रोल कर रहा होता है, वो कभी और सही इंशाल्लाह। जी बेटा, क्लियर हुआ कुछ? जी सर। क्वेश्चन किसने किया था? सर मैंने। अच्छा, ले लो। मैं क्या बता रहा था? हाँ, मैं बता रहा था कि एक और डिफरेंस है छोटा सा, वो जरा जो है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो ये जो होते हैं स्मूथ मसल, ये अब हम यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल पढ़, ये वाले स्मूथ का हमारा कॉलम था, ठीक है। ये वाला जो है वो कार्डियक का था, इसको मैं सी कर देता हूँ, और ये वाला था स्केलेटल का, ठीक है। इसको ऐसे ही जाने से टाइम कम है। ये देखिए, स्मूथ मसल जो है वो आमतौर पर स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्पिंडल शेप कौन सी होती है? याद रखिए, स्पिंडल शेप हमेशा वो होती है जस्ट लाइक आई की तरह की शेप हो। फ्रॉम मिडल पोर्शन इट हैज अ वाइड डायमीटर, वाइल फ्रॉम द कॉर्नर्स इट इज पिंच्ड, ठीक है। ये जो है ये कॉर्नर है, और मिडिल पोर्शन आप देख सकते हैं। ये मूवमेंट जो है ये स्मूथ मसल्स की होती है, और ये जो है वो इनकी शेप ऐसी होती है, और इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ये वहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी डिफरेंसेस इंशाल्लाह देखेंगे हम। सो इनकी शेप इस तरह की होती है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, ये एक सेल है, ये सिंगल सेल है, ठीक है। ये एक सेल है, ये जितना भी बड़ा होगा ये यहां से लेकर और यहां तक ये कंप्लीट एक सेल है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं मसल फाइबर। ये चीज जानना जरूरी है। स्केलेटल और मसल और स्मूथ मसल जो हैं उनको हम
एक सेल को मसल फाइबर कहते हैं, ठीक है, एक सेल को मसल फाइबर कहते हैं। कार्डियक मसल्स का ऐसा नहीं होता। एक तो कार्डियक मसल्स होते हैं ब्रांच्ड, ठीक है, इसको मैं जरा सही तरीके से ब्रांच बनाता हूं, ऐसे फिर ऐसे, ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं, ये ऐसे। अब जरा गौर से देखिएगा इसकी अच्छा चले मैं पहले पूरी डायग्राम बना लूं, ठीक है। अच्छा अब इसके नीचे मैं मजीद नहीं बना रहा। दूसरी बात जो इसमें नोट करने की है कार्डियक मसल में वो क्या है कि इसके दरमियान में ये ऐसे लाइंस हैं, स्ट्राइप्स, ठीक है, ये। अब ये चीज आपको स्मूथ में नजर नहीं आ रही। तीसरी चीज जो गौर करने की है कार्डियक मसल में बेटा वो ये है कि इसके एक फाइबर यहां से यहां तक एक मसल फाइबर है, लेकिन इसकी एक मसल फाइबर को एक सेल आप नहीं कहेंगे। इसकी एक मसल फाइबर इक्वल टू क्या है? इसकी एक मसल फाइबर एक सेल है। किसकी? स्मूथ मसल की। यही मामला किसके साथ है? स्केलेटल मसल के साथ है। लेकिन इसकी एक फाइबर एक सेल नहीं है, बल्कि एक फाइबर में कई सेल मौजूद हैं। एक फाइबर में कई सेल मौजूद हैं। ये जितनी आपको स्ट्राइप्स नजर आ रही हैं ये एक सेल है और एक सेल की जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऐसे, ठीक है। इसमें एक और चीज भी होती है लेकिन वो फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो ये एक, अच्छा इसमें सेल कौन सा है? सेल ये है, ये एक सेल है। जी बेटा सेहत। अच्छा ये देखिएगा इसमें जो है 21 हो गए। जी बेटा जरा इधर देखिए, ये एक फाइबर है, ठीक है, लेकिन इसकी एक फाइबर सिंगल सेल नहीं होती। स्मूथ मसल की तरह इसकी एक फाइबर सिंगल सेल नहीं होती। आप लोगों की बुक में ये बात गलत लिखी हुई है, इसको मैं नोट करवा दूंगा कहाँ गलत लिखी हुई है। इसकी एक फाइबर एक सेल पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि दो लाइंस के दरमियान में एक सेल होता है। अब आइए स्केलेटल मसल की तरफ। स्केलेटल मसल की जो है वो शेप देख लेते हैं। स्केलेटल मसल की शेप आमतौर पर सिलेंड्रिकल होती है, ऐसे। इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है और इसके दरमियान में भी स्ट्राइप्स होती हैं, इसके दरमियान में भी स्ट्राइप्स होती हैं, लेकिन इसका ये एक पूरी फाइबर एक सिंगल मसल सेल होता है। ये अब आपने डिफरेंस याद रखना है बेटा। अब देखिए इन दोनों की सिमिलैरिटी देखें, एक इसकी और एक इसकी। इन दोनों की इसकी बात नहीं हो रही, इन दोनों की सिमिलैरिटी देखें। इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि एक सिंगल फाइबर सिंगल सेल है, ऐसा ही है। एक सिंगल फाइबर जो है वो सिंगल सेल। अच्छा बेटा आप लोग इसके बाद कोई लेक्चर तो नहीं है गर्ल्स? केमिस्ट्री का लेक्चर कब है? जल्दी से बताइए। इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर है आपका या फिजिक्स का है? कोई तो बता दो, बोलो तो सही। चलो छोड़े, बात कंप्लीट करते हैं। फिजिक्स का। अच्छा चलो छोड़े, बात कंप्लीट करते हैं। मैं जो है वो देखिए इसमें जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये इसका एक पूरा हिस्सा सिंगल सेल भी है और उसी को आप मसल फाइबर कह रहे हैं। इसका भी एक पूरा पोर्शन सिंगल सेल है और इसी को आप मसल फाइबर कह रहे हैं। इसकी एक मसल फाइबर में अंदर कई सेल्स मौजूद हैं। हमारा मेन फोकस कौन सा रहेगा? स्केलेटल मसल। सो इसका क्या मतलब हुआ? स्केलेटल मसल सेल का वर्ड यूज हो या फाइबर का वर्ड यूज हो, एक ही बात है। मतलब स्केलेटल मसल फाइबर या स्केलेटल मसल सेल एक ही वर्ड